नमस्कार मेरे युवा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कोरल कोरल भित्ति यानी कि प्रवाल भित्ति क्या होता है, एटॉल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं, साथ ही साथ इनका महत्व क्या होता है, ये भी हमने देखा था। दोस्तों, इस पिछले वाले वीडियो से संबंधित जो PDF थी उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया है। जब कोरल यानी कि प्रवाल भित्ति का चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो मैं एक साथ आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं इस लेक्चर में जो प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, तो आज हम उन पर विस्तृत व्याख्या या विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित 30 सिद्धांत दिए गए थे। अवतलन सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी डार्विन का था। स्थिर स्थल सिद्धांत यानी कि स्टैंड स्टिल या नॉन सब्सिडेंस थ्योरी मरे महोदय की थी। और हिम नियंत्रण सिद्धांत यानी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली महोदय के द्वारा दी गई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब एक एक इन पर विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर आप भू अवतलन का मतलब यही है कि भूमि का नीचे जाना, यानी कि कोई ऐसा स्थल है जो नीचे जा रहा है, वो किसके नीचे जा रहा है यही हमें देखना है और इसी पर ये पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है क्योंकि यह अधिकतर प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। डार्विन ने इस सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम प्रतिपादन 1837 में किया और कुछ प्रमाणों के आधार पर 1842 में इसका संशोधन किया। ये सन आपको याद रखना है कि इन्होंने दिया कब था, तो 1837 में, और कुछ प्रमाण प्राप्त करने के बाद 1842 में इसका संशोधन प्रस्तुत किया। इसके बाद डार्विन के अध्ययन का आधार क्या था, तो बिकनी द्वीप, ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है। बिकनी द्वीप एटलस में आप इसे देख लेंगे कि कहाँ पर है और हाईलाइट कर लेंगे। तो डार्विन के अध्ययन का आधार बिकनी द्वीप है, जो मार्शल द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, द्वीप समूह का मतलब है कि जब एक साथ कई द्वीपों को मिला दिया जाता है तो वह आपका द्वीप समूह बन जाता है। तो मान लीजिए ये मार्शल द्वीप है, आपका समूह है, इसमें से ही एक द्वीप है आपका जो बिकनी द्वीप है। तो इसे आप एटलस में देख लीजिएगा। तो आधार हमें मिल गया, बिकनी द्वीप है। ठीक है, इसके बाद के वर्षों में इस सिद्धांत का समर्थन WM डेविस यानी कि WM होगा, यहाँ पे DM नहीं होगा, WM डेविस यानी कि विलियम मॉरिस डेविस द्वारा इसका समर्थन किया गया। डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम, इस पुस्तक को आप याद कर लीजिएगा कि जो डेविस महोदय थे उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को किस पुस्तक पर समर्थन प्रदान किया था, तो उसका नाम था द कोरल रीफ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रवाल भित्ति का विकास भू संचलन अथवा भू अवतलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, भू संचलन और भू अवतलन को हम अभी आगे भी देखेंगे। तो यह इनकी मान्यता थी। आगे देखते हैं। अब ये कहते हैं, इनके अनुसार उष्णकटिबंध के छिछले सागरीय क्षेत्रों में सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाली जीवों का विकास होता है। यह हमने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं जब देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि यह उष्णकटिबंध में विकसित होते हैं और छिछले सागरों में, यानी कि गहराई 60 से 70 मीटर होनी चाहिए, और यह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाली जीवों का विकास होता है। क्योंकि आदर्श तापमान, लवणता और वाणिज्य हवाएं संतुलित रखती हैं। यानी कि इस क्षेत्र में क्यों विकास होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि तापमान और लवणता को जो व्यापारिक पवनें हैं आपकी बनाए रखती हैं। ठीक है, लेकिन पूर्व तट पर विभिन्न आकृति और मोटाई के प्रवाल भित्तियों का विकास भू अवतलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे स्थलाकृति में धसान होता है, यहीं से आपके अवतलन की धारणा को उन्होंने व्याख्यात किया है
कि जैसे जैसे स्थलाकृति का धसान होता है वैसे वैसे लैगून की गहराई में वृद्धि होती जाती है। लैगून एक प्रकार की झील होती है क्योंकि प्रवाल जीव एक दूसरे के ऊपर लगातार ऊपर उठते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो आगे कहते हैं कि प्रवाल भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती जाती है और झील गहरी होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरफ जब धंसाव हो रहा है तो झील गहरी हो रही है यानी लैगून झील, और साथ ही साथ जो प्रवाल भित्ति की मोटाई है वो भी लगातार बढ़ रही है, यानी कि गहराई और मोटाई दोनों बढ़ती जाती हैं। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर हजारों मीटर मोटी संरचना वाली प्रवाल भित्ति की व्याख्या संभव है क्योंकि 1000 मीटर की गहराई पर प्रवाली जीव विकसित नहीं हो पाते। इसका कारण भी है क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की किरणें 200 मीटर तक ही पहुंच पाती हैं सागर में, इसलिए 1000 मीटर की गहराई पर तो प्रवाल जीवों का विकास नहीं होता है। बिकनी द्वीप में सबसे मोटी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जो 1800 मीटर मोटी है। ये आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे मोटी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो वो है बिकनी द्वीप पर जो 1800 मीटर है। और बिकनी द्वीप कहाँ पर है, ये मार्शल द्वीप समूह का एक हिस्सा, एक द्वीप है। ठीक है, प्रवाल भित्ति बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों प्रकार की शैलों में विकसित हो सकती हैं। तट के किनारे आधारभूत चट्टान होते हैं। आपको पता है कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टानों पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वे विकसित हो सकती हैं। डार्विन के पक्ष में सर्वाधिक प्रमाण डेविस द्वारा जुटाए गए। डेविस ने प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों के प्रवाल की मोटाई के आधार पर इस सिद्धांत की पुष्टि की है। यानी कि डेविस ने किस तरह पुष्टि की है, तो प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं अनेक, यानी कि जो प्रवाल से निर्मित हैं, उनकी मोटाई के आधार पर। पुनः डेविस ने यह भी बताया कि अवरोधक भित्ति और एटॉल के तटवर्ती क्षेत्रों में तट रेखा अत्यधिक कटी फटी होती है जहाँ पर खड़ी और गहरे सागरों का निर्माण हुआ है जो भू अवतरण की पुष्टि करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। सन 1950 और 1960 के बीच प्रशांत महासागर में अनेक द्वीपों पर पेट्रोलियम की खोज का कार्य शुरू हुआ। यानी 1950 और 60 का दशक है, उस समय पेट्रोलियम की खोज शुरू हुई प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर, जो प्रवाल भित्ति संबंधित ज्ञान के विकास का आधार साबित हुआ। बिकनी द्वीप में प्रवाल भित्ति की मोटाई 1800 मीटर है, जो हमने ऊपर भी बात की है। लेकिन कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जहां डार्विन के सिद्धांत की पुष्टि नहीं करते, और वह कौन कौन से द्वीप हैं आपके, जैसे सोलोमन द्वीप, पलाऊ द्वीप। अगर भू अवतरण के प्रमाण नहीं हैं तो प्रवाली संरचना की गहराई भी अधिक नहीं है। यानी कि प्रशांत महासागर में सबसे जो प्रमाणित करने वाला द्वीप है वह बिकनी द्वीप है जहाँ पर डार्विन का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन कुछ ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता, जैसे सोलोमन द्वीप और पलाऊ द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। 200 मीटर तक की गहराई की व्याख्या समुद्र तल के परिवर्तन से ही की जा सकती है जो प्लिस्टोसीन हिमानी तथा बाद की परिस्थितियों में संभव हुआ। यह प्रमाण डेविस ने दिया। प्लिस्टोसीन एक आपका काल है जो हम पृथ्वी के इतिहास यानी कि पृथ्वी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें भी पढ़ते हैं, प्लेस्टोसीन काल। और ये ऐसा समय था जब पूरे विश्व में तापमान इतना नीचे गिर गया कि बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ थी। ठीक है, तो वहाँ से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब इसके बाद इस डायग्राम के माध्यम से डेविस के सिद्धांत की व्याख्यात करने की कोशिश की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक द्वीप का निर्माण हुआ जो ज्वालामुखी द्वीप है आपका, यानी ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ। ये चारों तरफ सागर भरा हुआ है। इसके बाद इसमें अवतरण प्रारंभ होता है। इस तीर के निशानों से आप देख सकते हैं कि इस द्वीप में अब धंसाव पैदा हुआ। तो पहले ये तो ज्वालामुखी द्वीप था, इसके बाद ये फ्रिंजिंग द्वीप बना यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति बना। तटीय प्रवाल भित्ति आपको पता है कि ये तट है अगर, तो इसके जो चारों तरफ लगी हुई प्रवाल भित्ति होती है उसे हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे धंसाव होता गया तो ये बैरियर रीफ में बदल गई यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति में बदल गई। इसे भी पता है आपको कि तट से जो थोड़ा दूर प्रवाल भित्ति होती है वह आपकी अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है। और इसके बाद यह पूर्णतः जो आपका स्थल था, जो द्वीप था, वो सागर के नीचे चला गया यानी कि सागर तल से नीचे चला गया, जिससे आपका एक
एटॉल का निर्माण हुआ, यानी कि वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। वलयाकार प्रवाल भित्ति का आकार हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि इसके चारों तरफ प्रवाल भित्ति थी और मध्य में आपका लैगून थी। तो लगातार अवतलन होने से, यानी कि किसी स्थल में लगातार धंसाव होने से आपकी प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यही डार्विन ने अपने अवतलन सिद्धांत में समझाने की कोशिश की है और उन्होंने आधार बनाया था बिकनी द्वीप को, जो मार्शल द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं जो प्रवाल भित्ति की सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है स्थिर स्थल सिद्धांत, यानी स्टेशनरी साइट थ्योरी। इसी भी देख लेते हैं। यह सिद्धांत मर्रे के चैलेंज अभियान पर आधारित है। ये मर्रे महोदय थे, ठीक है, यानी स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया, तो मर्रे महोदय ने दिया था। और इन्होंने एक चैलेंज अभियान चलाया था सागरों में अध्ययन के लिए। सागरों में किस प्रकार की लवणता है, तापमान है, गहराई है, इससे संबंधित एक अभियान चलाया गया था, जिसके प्रमुख थे मर्रे महोदय, यानी कि ये कमांडर थे। इसीलिए ये सिद्धांत जो आधारित है चैलेंज अभियान पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, एक आपका होमवर्क है कि आप चैलेंजर अभियान को एक बार देख करके नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में कहीं पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, मर्रे महोदय के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रवाली संरचना का विकास छिछले सागरों की स्थलाकृति और लैगून के जल के प्रभाव पर आधारित होता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो छिछला सागर की जो स्थलाकृति है और जो लैगून का जल है उसके प्रभाव पर प्रवाल भित्ति के विकास निर्भर करता है। इस विचार का समर्थन सैम्पसर और अगासीज महोदय ने किया। जैसे अवतलन सिद्धांत को डेविस महोदय ने समर्थन दिया था, उसी प्रकार स्थिर स्थल सिद्धांत को सैम्पसर और अगासीज महोदय ने समर्थन दिया अपना। ठीक है, ये आगे कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल भित्ति के विकास के लिए स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म आवश्यक है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो डार्विन महोदय थे उन्होंने बताया था कि स्थल में लगातार धंसाव होता जाता है, जिससे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी धंसाव नहीं होना चाहिए। समुद्री जो चबूतरा है आपका प्लेटफॉर्म है वो स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, और चबूतरी की गहराई 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रवाल भित्ति का विकास होता है या प्रवालों का विकास होता है वो 60 से 70 मीटर के मध्य होता है। तो कुछ इसी प्रकार इन्होंने बताया कि गहराई 54 से 55 मीटर तक होनी चाहिए। ऐसे ही चबूतरे पर प्रवाली कीड़ों का झुंडों में विकास होता है। प्रवाली कीड़ा हमने बताया था जो सांथलाई एल्गी कहते हैं। ठीक है, ये सभी झुंड मिलकर प्रवाल भित्ति का विकास करते हैं। अगर ये चबूतरे तट के नज़दीक हों तो चबूतरों के बाहरी क्षेत्र में प्रवाल का विकास तेजी से होता है। ठीक है, मान लीजिए ये तट है आपका और जो प्रवाल है यहाँ पर एक चबूतरा है आपका। तो इन्होंने क्या बताया कि तट के नज़दीक हो तो चबूतरों के बाहरी क्षेत्र मतलब इस भाग में प्रवाल का विकास तेजी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को अगर प्रवाल भित्ति के विकास का आधार माना जाए तो तथ्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, लैगून का संतुलन क्रिया का परिणाम है, यानी जो लैगून है वो संतुलन क्रिया का परिणाम है। और प्रवाल भित्ति की अधिकतर गहराई 54 से 55 मीटर हो सकती है और लैगून की गहराई, यानी कि जो प्रवाल भित्ति की गहराई इन्होंने बताई 54 से 55 मीटर, लेकिन लैगून की गहराई क्या बताते हैं 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रवाल की गहराई हो सकती है 54 से 55 मीटर और लैगून की गहराई भी 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतर परिस्थितियों में यह मान्यता लागू नहीं होती है। ठीक है, प्रथम क्यों नहीं लागू होती है? पहली बात कही उन्होंने कि समुद्र के लवण युक्त जल में घोलन क्षमता न्यून होती है, यानी कि जो समुद्र का जल होता है वो लवण युक्त होता है और जिसकी घुलन क्षमता न्यून होती है। दूसरा है कि लैगून की तली पर घुलन रासायनिक क्रिया के बदले निक्षेपण के प्रमाण हैं, यानी कि लैगून की तली में निक्षेपण की क्रिया मिलती है, ना कि रासायनिक क्रिया से घुलन होता है। तीसरा है कि अनेक लैगून की गहराई 100 मीटर या उससे अधिक है, जबकि इन्होंने क्या बताया था 54 से 55 मीटर होनी चाहिए, लेकिन गहराई अधिकतर अधिक ही होती है। ठीक है, इसके बाद इस सिद्धांत में जिस अंतराल की ढाल की कल्पना की गई है
इससे अधिक आंतरिक ढाल अनेक प्रवाली संरचना में देखने को मिलता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत को अलग अलग अस्वीकार कर दिया गया, यानी लगभग अस्वीकार किया जा चुका है। सोलोमन द्वीप समूह के अनेक द्वीपों पर यह सिद्धांत लागू होता है तथा मार्शल द्वीप समूह पर लागू नहीं होता है। यहाँ भी एक डिफरेंस पैदा हो गया कि डार्विन महोदय जो थे उन्होंने बिकनी द्वीप पर बताया था कि यह सिद्धांत लागू होता है, जबकि सोलोमन द्वीप पर लागू नहीं होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि सोलोमन द्वीप पर लागू होता है लेकिन मार्शल द्वीप समूह पर लागू नहीं होता है। दोनों विरोधी बातें कह दी उन्होंने। जैसे पहले उन्होंने कहा कि डार्विन ने कहा कि स्थल का लगातार धसाव होता है जिससे प्रवाल भित्ति का विकास होता है, और इन्होंने बताया कि स्थल स्थिर रहता है, जो स्थल है आपका वो स्थिर रहता है जिससे प्रवाल भित्ति का विकास होता है। और दूसरी बात क्या कही कि डार्विन महोदय ने बताया कि बिकनी द्वीप पर यह सिद्धांत लागू होता है, जबकि इन्होंने बताया कि सोलोमन द्वीप पर लागू होता है लेकिन मार्शल द्वीप समूह पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से स्थिर स्थल सिद्धांत को समझाने की कोशिश की गई है। ये आपका चबूतरा है जो स्थिर है, इसी की बात उन्होंने की थी, और ये तट के पास ही पाया जाता है। ये आपका तट है, ठीक है। ये मान लीजिए कि पूरा चबूतरा है आपका, ठीक है। और इस चबूतरे का जो बाहरी भाग है आपका ये वाला है, यानी कि ये जो लैगून है आपकी, ठीक है, लैगून के भी बाहरी भाग में जो भित्ति का निर्माण हुआ है यही आपकी प्रवाल भित्ति है। यही बात उन्होंने कही थी, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि जो आपका लैगून है वह सागरीय अवसादों का लगातार निक्षेपण होता जाता है जिससे वह भरती रहती है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, यानी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। यह भी एक सिद्धांत है आपका जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित है। इन्होंने ये क्या कहते हैं, डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 ईस्वी में किया, ठीक है। उस समय किया जबकि उनको ये विश्वास हो गया कि सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लिस्टोसीन हिमकाल के बाद ही हुआ था। ये आपको फैक्ट पकड़ना है कि इन्होंने बताया कि प्रवाल भित्ति का विकास प्लिस्टोसीन हिमकाल के बाद हुआ था, और इन्होंने दिया कब था, 1915 में दिया था। ये कहते हैं कि प्लिस्टोसीन हिमकाल के समय सागरीय जल के हिम में बदल जाने के कारण सागर के तल में 33 से 38 फैदम तक अवनयन यानी लवरिंग हो गया। यानी कि आपको भी पता है कि जब जल बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि वह हिम में बदल गया। प्लिस्टोसीन काल में तापमान नीचे गिरा जिससे सागरीय जल हिम में बदल गया। अगर हिम में बदल गया तो सागर का जो तल था वो 33 से 38 फैदम तक नीचे चला गया, यानी कि उसका अवनयन हो गया, ठीक है। सागरीय जल के तापमान में अवनयन के कारण जो भी प्रवाल थे वो मर गए, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता है कि जब नीचे कोई चीज़ जाएगी, या कह सकते हैं कि तापमान अगर गिरेगा, क्योंकि हमने देखा था कि इनके विकास के लिए लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए प्रवाल के विकास के लिए, लेकिन तापमान गिरा तो जाहिर सी बात है कि प्रवालों की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। सागर तल में अवनयन के कारण महाद्वीपीय तटों तथा द्वीपों के सहारे अपर्दित चबूतरों तथा सोपानों का निर्माण हुआ। यानी कि चबूतरे बने और सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा संरचना का विकास हुआ। आगे देखते हैं। हिमकाल के अवसान के बाद, यानी कि जब हिमकाल समाप्त हुआ, ठीक है, अवसान का मतलब होता है समाप्त हुआ, बाद हिम के जल में परिणत हो जाने पर के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 फैदम तक ऊपर उठ गया, ठीक है। पहले हमने देखा कि प्लिस्टोसीन हिमकाल आया, तापमान नीचे गिरा जिससे जो सागरीय जल था वो बर्फ़ में बदल गया, और जो सागरीय तल था वो 33 से 38 फैदम तक नीचे चला गया था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हिमकाल समाप्त हुआ तो अब फिर बर्फ़ या हिम फिर से जल में बदल गई जिससे जो सागर तल था पुनः 33 से 38 फैदम ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप अपर्दित चबूतरे 38 फैदम की गहराई तक डूब गए, ठीक है। जो प्रवाल बचे रह गए वे नए प्रवाल जलमग्न सकरे चबूतरों पर अपना घरौंदा बनाने लगे, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटॉल का निर्माण एकाकी अंतः सागरीय पठारों के ऊपर हुआ,
ठीक है। यानी कि चबूतरे के ऊपर तटीय प्रवाल भित्ति का विकास हुआ, जो चौड़े चबूतरे थे उनमें अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, और जो एकाकी अंतः सागरीय पठार थे उनके ऊपर एटॉल यानी कि वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रवाल भित्ति तथा स्थल के मध्य समान गहराई वाली लैगून का निर्माण हुआ, यानी कि प्रवाल भित्ति यहाँ पर थी अगर, और यहाँ पर कोई स्थल था तो इनके मध्य में एक लैगून का निर्माण हो गया, ठीक है दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्तों। एन इमरजेंट आइलैंड, ये आपका एक आइलैंड है, ठीक है। और जब आपका हिमकाल आया यानी प्लेस्टोसीन हिमकाल आया तो आप देख रहे हैं कि सागरीय जल नीचे चला गया, यानी कि इतना नीचे चला गया, इतना कितना 33 से 38 फैदम नीचे चला गया, ठीक है। इसके साथ साथ और भी नीचे गया, ये तीसरे काल में भी नीचे गया। चौथे काल में क्या हुआ कि अब हिम पुनः जल में बदलने लगा, जिससे ये आप देख रहे हैं कि ऊपर आ गया, यानी 33 से 38 फैदम ऊपर आ गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये चबूतरे का निर्माण हो गया, यानी कि यहाँ जो चबूतरा बना था वो नीचे चला गया और इसी चबूतरे पर आपकी प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यही बात डेली महोदय ने अपने हिम नियंत्रण सिद्धांत में बताने की कोशिश की है लगातार। इसके बाद हम देख लेते हैं डेविस की संकल्पना। यह भी एक सिद्धांत है जो डार्विन महोदय के सिद्धांत में संशोधन करके उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। डेविस की संकल्पना को भी देख लेते हैं। अमेरिकी भू आकृति विज्ञानवेत्ता, पहले तो आपको यही याद रखना है कि डेविस कहाँ के थे, तो अमेरिका के भू आकृति विज्ञानवेत्ता यानी कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। विलियम मॉरिस डेविस ने 1914 से 18 प्रवाल भित्तियों के निर्माण संबंधी प्राचीन सिद्धांत यानी अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। और आपको पता है अवतलन सिद्धांत कब दिया गया था, 1837 में, और संशोधन डार्विन ने 1842 में किया था। तो इन्होंने 1914 और 18 में से पुनर्जीवित किया और अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रवाल का निर्माण अवतलित हुए स्थल के साथ ही होता है, क्योंकि उसके सहारे क्लिफ नहीं मिलते। यानी कि क्यों विकास होता है, क्योंकि क्लिफ नहीं मिलते आपके, ठीक है। डेविस ने प्लेस्टोसीन हिमकाल के समय सागर तल में परिवर्तन को भी सम्मिलित किया। इस तरह डेविस ने कोई नया सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया, वरन डार्विन के पुराने सिद्धांत को ही नए प्रमाण के आधार पर पुष्ट करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया है, उसी को संशोधित करने का प्रयास किया है या उसे प्रमाणित करने का प्रयास किया है। डेविस ने विश्व के कई स्थानों से प्रवाल भित्तियों के भू आकृतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा प्रवाल भित्तियों से संबंधित तब तक कई अनुत्तरित समस्याओं का हल भी प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रवाल का विकास धंसते स्थल के साथ प्रारंभ होता है, जैसा कि डार्विन महोदय ने भी बताया था कि धसाव होता चला जाता है, साथ साथ प्रवाल भित्ति का भी विकास होता चला जाता है। तो इस बात का उन्होंने समर्थन भी किया। आगे देखते हैं। कोरल सागर में टेढ़ी मेढ़ी तथा कटी फटी यानी इंडेंटेड एंड एम्बेड कोस्ट लाइंस तट रेखा अवतलन तथा स्थल के निमज्जन को प्रमाणित करती है। ये बात किसने कही थी, तो डेविस महोदय ने कही थी। ये आगे कहते हैं, डेविस के अनुसार अधिकांश प्रवाल भित्तियों की लैगून की समान गहराई तथा उनके नितल का चपटापन सागर तल में समान गिरावट के कारण ना होकर उनमें सागरीय अवसादों के कारण होता है। यानी कि जो आपका नितल है लैगूनों का, वो किसके कारण सपाटीकरण होता है उसका, तो अवसादीकरण के कारण होता है। लैगूनों का छिछलापन उनमें अवसादों के लगातार निक्षेपण का परिणाम होता है। यह भी ऊपर भी बात कही उन्होंने। यदि जलमग्न अंतः सागरीय चबूतरों को स्थिर मान लिया जाए, स्थिर किसने माना था, तो मरे महोदय ने माना था। अगर स्थिर मान लिया जाए तो अवसादों के लगातार निक्षेपण के कारण लैगून भर जाएगी तथा उससे जल का जब बाहर की ओर बहाव होगा तो प्रवाल भी मर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कोई गड्ढा है, इसमें अवसाद लगातार जमा होते चले जाएंगे तो ये भरता चला जाएगा, तो इसमें जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। अगर जल बाहर निकल गया तो प्रवाल भी मर जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यदि स्थल लगातार धंसता रहा
तो लैगून में अवसादों की कोई भी मात्रा का समावेश हो जाएगा तथा लैगून में जल की गहराई यथावत बनी रहेगी। अगर यथावत बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है प्रवालों का विकास होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका गड्ढा है, इसमें लगातार अवसादों का जमा हो रहा है और लेकिन ये तली जो आपकी है इसमें भी धंसाव होता रहता है, तो ये जल स्तर लगभग इतना ही बना रहेगा जिससे यहाँ पर प्रवालों का विकास हो सकता है। ठीक है। डेविस ने अपने मत पुष्टि के लिए और अधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को देखा, जिसमें हमने डार्विन महोदय के अवतरण सिद्धांत को देखा, मरे महोदय के स्थिर सिद्धांत को देखा तथा डेली महोदय के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को भी देखा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो आपकी PDF है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, तो उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।